हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यू का लेक्चर नंबर 6। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 6। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसी है जनता मेरी प्यारी, भोली भाली, नादान, अनजान जनता कैसी है? नमस्कार तुषार, आदर्श, हेमंत, विशाल, कृष्ण, कैसे हैं सभी लोग? क्या आप लोग रेडी हैं आज की इस क्लास के लिए? तनु, उमेश, अंश, सकीना, अंकित, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अपन कुछ कुछ बातें करेंगे आज अपन पढ़ेंगे अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सहखंड आव्यूह एवं सहखंडज आव्यूह क्या होता है, सहखंड आव्यूह और सहखंडज आव्यूह के गुणधर्म क्या होते हैं। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस पे आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं बेटा। समीर, नितिन, शिवम, आरजे पाठक, पुष्पा, श्याम बाबू, मोहिनी, धीरज, निर्मल, आयुषी, शिवम, विशाल, पुष्पा, अनु, नेहा, अर्चना, सरस्वती, प्रिंस प्रिंस प्रिंस, निकिता, निखिल, पारुल, गरिमा, लक्ष्मी, लक्ष्य, आरोही। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी सूचनाएं आपको दे देते हैं। जो पहला टेस्ट हुआ था आपका, उसमें जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है वो आपके सामने है। सभी बालकों से, सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा, इसी चीज़ से हम लोगों को भी मोटिवेशन लेना है। अगले टेस्ट में आपका नाम यहाँ होना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से ये टॉप 10 बच्चे सफल हुए हैं। पहला टेस्ट जो हुआ था प्रैक्टिस टेस्ट 1, काफ़ी सिंपल टेस्ट रखा गया था, है ना, ताकि तुम लोग थोड़ा सा देना स्टार्ट करो टेस्ट को। कोई भी टेस्ट छोड़ेगा नहीं। इन सभी बालकों को बहुत बहुत बधाई। नीतीश यादव, समर्थ गुप्ता, सुशील, यश धाकड़, अमन कुमार, भुवनेश कुमार जैन, रितेश सिंह, सरस्वती कुमारी, फ्यूचर आईआईटीएन और सक्षम। लक्ष्य जेई हिंदी 2027 के ये बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूं कि अगली बार यहाँ पर मुझे आपका नाम देखने को मिले, है ना। तो मेहनत करना चालू कर दो, अगला टेस्ट आने को ही है, तैयारी चालू हो जानी चाहिए। इस बार फुल लेंथ टेस्ट होगा, मतलब 3 घंटे का टेस्ट होगा और टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए इसी के साथ अपन आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं और ये जो होमवर्क दिए थे अपन ने उसको थोड़ा सा समझते हैं। होमवर्क कर लिया? पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सम्मित विषम सम्मित। कितने लोगों ने एक ये होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क और चौथा होमवर्क, ये होमवर्क किए हैं? ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं आ गए हो ना? बताओ, चार क्लास नहीं, 2 दिन बाद क्लास हो रही है, ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं आ गए हो? ऐसे ही किया है कि नहीं किए हैं? होमवर्क किया है? बाबू बता दो, फटाफट आगे बढ़ना है अपन को। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, आव्यूह का सहखंड एवं सहखंडज, उनके गुणधर्म और प्रतिलोम आव्यूह। कितने क्वेश्चन हैं? ऑल डन, वेरी गुड अंश पांडे, है ना, किए हैं। अटेम्प्ट जरूर करना भाई, अटेम्प्ट जरूर करना। ट्राई किया था पर आंसर नहीं आया कुछ का, ट्राई करना जरूरी है ना, ट्राई करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? ट्राई करना जरूरी है। फिर आज मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है जिन पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, है ना, मे बी टुडे और टुमारो। देखते हैं समय कितना बचता है। कुछ कुछ रिपीटेटिव इश्यूज आ रहे थे, उन इश्यूज को अपन रिजॉल्व करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारी आत्मा को शांति मिले, मतलब वो भटके नहीं, तड़पे नहीं और जहां जरूरी है वहां फोकस कर पाए। तो ये तो बड़ा ही फर्जी सा सवाल है,
ये B है तो B ट्रांसपोज लिख दो। 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक आव्यूह आ जाएगा। एक बार इसमें से इसको घटा दो, दूसरा आव्यूह आ जाएगा। जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ये हो गया -3 -3 -3 -3 2 2। घटाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे -1, इसमें से इसको घटाओगे -5, यहाँ 0 आ जाएगा और इसमें से इसको घटाओगे 6, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ -6 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। इसका हाफ कर देना, 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, ये सम्मित हिस्सा हो जाएगा। B इज इक्वल टू 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज और 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज, ये हो जाएगा सम्मित हिस्सा और ये हो जाएगा विषम सम्मित हिस्सा। सम्मित विषम सम्मित, ये तो ठीक है, इसमें क्या ही पूछना है, तो कर ही लोगे तुम लोग, है ना। ये वाला भी मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, आई होप, मतलब इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं होगी, है ना। क्या करना है, अंदर लिखा हुआ है A प्लस A ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब शायद जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि A प्लस B का स्क्वायर जो है ना, वो ये नहीं होता है। आव्यूह के केस में सामान्यतया ऐसा नहीं होता है, आव्यूह के केस में सामान्यतया ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो A प्लस बी गुणा A प्लस बी होता है। तो ये अंदर गुणा करोगे तो ये होता है A स्क्वायर प्लस BA प्लस AB प्लस B स्क्वायर, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हालांकि इससे उत्तर पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सही है वो सही है, ठीक है। अब यहां एक बार लिखा हुआ है A प्लस A ट्रांसपोज का स्क्वायर, एक बार लिखा हुआ है A माइनस A ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो ये क्या चीज बनेगी? करने वालों ने तो इसको डायरेक्ट कर दिया होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको ये चीज बताऊं। तो ये बनेगा A स्क्वायर A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज का स्क्वायर। यहां क्या आएगा? A स्क्वायर, फिर आएगा माइनस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज A और प्लस A ट्रांसपोज का स्क्वायर। ये चीज बनेगी। ये पहले वाले का प्रसार इतना, ये पहले वाले का प्रसार, ये दूसरे वाले का प्रसार। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। और अब यहां पर A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कट जाएगा, A ट्रांसपोज A से A ट्रांसपोज A कट जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A ट्रांसपोज का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या कहा गया है? इसको अंदर गुणा कर दें। देखो, इस 2 को उभयनिष्ठ ले लें, तो 2 को उभयनिष्ठ ले लोगे तो 2 और 1/2 कट जाएंगे, ये अंदर आ जाएगा A स्क्वायर। A स्क्वायर का क्या अर्थ होता है? A से गुणा होगा तो A क्यूब हो जाएगा, और यहां आ जाएगा A गुणा A ट्रांसपोज का स्क्वायर। और A ट्रांसपोज के स्क्वायर का क्या अर्थ होता है? A गुणा A ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज। अब A गुणा A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? A गुणा A ट्रांसपोज हो जाएगा इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह गुणा A ट्रांसपोज। और इकाई आव्यूह को किसी से भी गुणा करते हैं तो वही आव्यूह मिल जाता है। तो A क्यूब प्लस A ट्रांसपोज। बोलो, ये वाला क्लियर है क्या? है? बोलो जनता, क्या कंसंट्रेशन अपना है? कितने लोगों ने ये किए? सर 3 किए हैं QOTD मिला के, वेरी गुड, सक्षम बेटा, बहुत सुंदर काम किया। कुछ तो किया, कुछ नहीं से कुछ बढ़िया, सब हो गया था, वेरी गुड, कर लिया था। देव सिंह, आदर्श चौधरी, गोली देवी, आशीष कुमार, ये था अपना एक और सवाल। अब 2 PYQ थे, एक जेई मेंस का, एक जेई एडवांस का। मेंस एडवांस, मेंस एडवांस, मेंस एडवांस, मेंस एडवांस, मेंस एडवांस, मेंस एडवांस।
92, ठीक है, बढ़िया। बाकी लोग भैया अटेम्प्ट करना, तब समझ में आएंगी चीजें। ये एक होमवर्क दिया था मैंने, एक्चुअली ये दिया था, फिर एक और भी दिया था। हाँ, ये वाला भी दिया हुआ था ना। हम्म। ए सममित है, बी तथा सी विषम सममित है। कितने लोगों को आ गया ये वाला? ये वाला कितने लोग कर लिए हैं? एडवांस का नहीं हुआ, अभी बता देंगे, चिंता न को। लास्ट स्टेप नहीं किए थे बस। ये वाला हो गया क्या? ऑप्शंस गलत हैं। S1 सत्य है, S1 तथा S2 असत्य है, दोनों सत्य हैं। S2 असत्य है, केवल S2 असत्य है। पता नहीं, ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि S1 एक में S2 कर देते हैं। अब ए और डी कुछ भी आंसर हो सकता है। ए और डी और इनकरेक्ट ऑप्शंस। वेरी गुड, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनियोरिटा। किया है मतलब, जनता ने किया तो है, अच्छी बात है। कितनी प्यारी जनता है, फटाफट से 70% लोगों ने किया है। तो मैं फटाफट से बता देता हूं। ए सममित है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, और बी विषम सममित है तो बी ट्रांसपोज माइनस बी होगा, और सी ट्रांसपोज माइनस सी होगा। छोटी सी बात, ऐसा ही होता है ना। अब स्टेटमेंट 1 की बात करें, तो स्टेटमेंट 1, ये चीज, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं कुछ डी मान लेता हूं। तो डी इज इक्वल टू ए की घात 13, बी की घात 26 माइनस बी की घात 26, ए की घात 13। पूरे का ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इस वाले का ट्रांसपोज 26, ए की घात 13, इस पूरे का ट्रांसपोज अलग अलग आ जाएगा। ए की घात 13, बी की घात 26, बी की घात 26, ए की घात 13। यहां क्रम बदल दो। बी की घात 26 का ट्रांसपोज ए की घात 13 का ट्रांसपोज माइनस ए की घात 13 का ट्रांसपोज, ए की घात 13 का ट्रांसपोज माइनस ए की घात 13 का ट्रांसपोज बी की घात 26 का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज 26, ए ट्रांसपोज 13 माइनस ए ट्रांसपोज 13, बी ट्रांसपोज 26। ये कितना हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी है, इसकी घात 26, और ए ट्रांसपोज तो ए ही होगा, की घात 13, माइनस ए ट्रांसपोज ए ही होगा, और बी ट्रांसपोज माइनस बी की घात 26। तो बी की घात ये हो जाएगा 26, ए की घात 13 माइनस ए की घात 13, और बी की घात 26। तो ये देखा जाए तो ये आ गया, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए 13 बी 26 माइनस बी 26 ए 13। तो ये हो जाएगा माइनस का डी। तो डी ट्रांसपोज माइनस का डी है, तो डी कैसा हो गया? डी विषम सममित हो गया। डी विषम सममित हो गया। तो ये जो है सममित, ये कथन गलत हो गया। इसी प्रकार से ये वाला कथन चेक करोगे तो ये सही आ जाएगा। अब उसको मैं नहीं कर रहा हूं, वो तुम करना, ठीक है। ये वाला तुम करके देखना, है ना। सी जो है वो विषम सममित है, तो यहाँ माइनस आएगा। हाँ, तो ये दिख रहा है मुझे, यहीं पे ये इसमें से एक माइनस निकलेगा तो ये प्लस बन जाएगा। ए का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ए तो सममित है, ए की घात तो कुछ भी करोगे वही रहेगा। सी विषम सममित है, एक प्लस ही आ जाएगा, एक माइनस ही आ जाएगा, पूरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप कर लेना इसके आगे। क्या सेकंड वाला हिस्सा इसके हिसाब से कर लोगे? फटाफट से मैं आगे बढ़ जाता हूं, और भी बातें करते हैं अपन, है ना। ईमानदारी से करना, पूछ रहा हूं मैं, सेकंड वाला कर लोगे क्या? उसके लिए पूछा गया है ना। ये वाला मैंने कर दिया था, बाकी 3 होमवर्क में दिए थे, मिस प्रिंट कर लेना। हाँ सर, हो गया है, बहुत बढ़िया बात है, हो गया है। तो नहीं हुआ है तो कर लेना। ये वाला देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन
इसको कुछ अवयव मान लेते हैं। ए जो है वो सममित है, बी जो है वो विषम सममित है। ए सममित है, बी विषम सममित है। लेट्स सपोज ये है ए बी माइनस बी ए, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहले वाले का ट्रांसपोज दूसरे वाले का ट्रांसपोज, इसको रिवर्स कर दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? माइनस बी ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए से शुरू किए थे तो ये सी आ गया, तो ये सममित है, तो ये भी सत्य है। अपन को बताना है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सत्य है। ठीक है, 91% लोग बोल रहे हैं कर लेंगे, मतलब 9% लोग बोल रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे। आपको करना है तो आप करो, नहीं तो आप भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो उसमें ऐसा नहीं था ना, वो ये पूछा गया था करोगे, नहीं करोगे तो मत करो, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी जिसकी सोच, है ना। अब सी ऑप्शन पे आते हैं। इस आव्यूह को डी मान लेता हूं, बी की घात 5 माइनस ए की घात 5। जल्दी जल्दी अब करने की कोशिश करो, ट्रांसपोज अलग अलग आ जाता है, इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज की घात 5, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज की घात 5, बी ट्रांसपोज माइनस बी की घात 5, ए ट्रांसपोज ए की घात 5। तो ये कितना हो गया? माइनस बी की घात 5 माइनस ए की घात 5। तो ये तो गलत बात है। ये क्या हुआ? अगर इस हिसाब से मैं पूछूं तो बताओ डी सममित है या विषम सममित है? इसका कमेंट में उत्तर बताओ कि ये जो डी आया है ये किसके बराबर आया है? क्या डी ट्रांसपोज डी के बराबर है या डी ट्रांसपोज माइनस डी के बराबर है? किसके बराबर है ये असत्य बात है, ये विषम सम्मित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ये असत्य है, असत्य है, ये सही नहीं है। ये सत्य है, ये भी सत्य है ना, ये असत्य है। अब चौथा तुम कर लेना, फिर से कर लोगे चौथा? कुछ नहीं है, ये डी जो है, डी के बारे में यह कहा जाएगा ना सममित ना विषम सम्मित। जरूरी थोड़ी ना हर आव्यूह सम्मित या विषम सम्मित में क्लासिफाई की ही जा सके। ठीक है, 94%, वेरी गुड। अब अपन आ जाते हैं अपने आखिरी होमवर्क वाले सवाल पर, जो था ये। और ये क्या, कल जब लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे ना, तो पढ़ते पढ़ते जो है वो एक गड़बड़ कर दी थी मैंने। एक्स और वाई विषम सम्मित है, तो वो गड़बड़ की वजह से पूरा रायता फैल गया था। ये विषम सम्मित है तो ये ऐसा होगा, और जेड जो है वो सम्मित है, ये ऐसा होगा। ये बात हम लोगों को दी गई है, और फिर एक एक करके चारों में से देखना है कि कौन सा विषम सम्मित है। तो पहले वाले पे अपन काम कर चुके थे, वो मैं नहीं करता हूं। दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन में बताता हूं, फिर चौथा सिमिलरली तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा मैं, है ना। इस आव्यूह को थोड़ी देर के लिए कुछ ए आव्यूह मान लो। कैसे किया जाता है, मतलब ये बहुत सिंपल था, पता नहीं तुम लोगों ने क्यों मना कर दिया। अच्छा, कितने लोगों ने कर लिया? एक बार ऐसे ही रैंडम पूछे तो सही, कितने लोगों ने सही में किया है? जेई एडवांस का सवाल है ना। करा कि नहीं करा, अटेम्प्ट भी किया कि नहीं किया, अटेम्प्ट भी किया या नहीं किया? नहीं सर। इजी इजी पीजी था, ये कैसा था? इजी पीजी, ये अलग अलग हो जाता है। 44 का ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज की घात 44, वाई ट्रांसपोज की घात 44, एक्स ट्रांसपोज हो गया माइनस एक्स,
तो ये तो सम्मित आ गया, ये आ गया सम्मित। 68% लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, अच्छी बात है। बाकी लोग भैया देख देख के करो। मान लेते हैं इसको सी, एक्स की घात 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स की घात 4। अब देखो जल्दी कैसे करेंगे पढ़ने वाली जनता, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में ही की जाए। जैसे अपन इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो अब क्या क्या कैलकुलेशन अपन दिमाग में कर सकते हैं। अपन ये कर सकते हैं कि देखो प्लस माइनस वाला है तो सीधा ट्रांसपोज चला जाएगा, गुणा में है तो क्रम बदल जाएगा। एटलीस्ट इतना काम अपन कर सकते हैं कि जब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो दोनों पे ट्रांसपोज अलग अलग चला जाएगा और क्रम बदल जाएगा। मतलब पहले वाले का क्रम बदलकर ऐसा लिख दूं और दूसरे वाले का क्रम बदलकर ऐसा लिख दूं। शायद इतनी कैलकुलेशन दिमाग में की जा सकती थी कि एक तो दोनों पे ट्रांसपोज अलग अलग चला जाएगा और ट्रांसपोज की वजह से क्रम बदल जाता है। इवन एक स्टेप और भी लिख सकते थे कि भाई ट्रांसपोज अंदर चला जाता है। कुछ लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो वो डायरेक्ट इस स्टेप तक लिख सकते हैं कि इसका क्रम बदल के ट्रांसपोज को अंदर भेज दो, क्रम बदल के ट्रांसपोज को अंदर भेज दो। तो जेड ट्रांसपोज क्या होगा, जेड क्यूब माइनस एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 4 और जेड क्यूब। तो माइनस की घात 4 करने पे तो वही आ जाता है, माइनस की घात 4 करने पे वही आ जाता है। तो ये क्या हो गया, अगर माइनस कॉमन ले लें तो एक्स की घात 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स की घात 4। तो सी ट्रांसपोज आ गया माइनस सी। बोलो क्लियर है। अब चौथा तुम लोग कर लेना, मैं नहीं करूंगा। चौथा तुम्हारे हवाले अब छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। चौथा तुम्हारे, अब तुम्हारे हवाले चौथा साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों। ठीक है, चलो, ओके, कूल। अब इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेते हैं जो बहुत साल पहले अपन ने एक बार पहले भी लिखा था। एक विषम क्रम की विषम सममित आव्यूह के सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। एक विषम क्रम की विषम सममित सारणिक आव्यूह के सारणिक का मान शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आव्यूह है 0 0 0, 3 क्रम की है, 2 -2 3
-3 और 5 -5 या -5 और +5 कर देते हैं। अगर इस आव्यूह का सारणिक लोगे तो वो 0 आएगा। विषम क्रम के विषम सममित आव्यूह का सारणिक 0 होता है, वो 1 क्रम की हो, 3 क्रम की हो या 5 क्रम की हो। सम क्रम के सारणिक के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि मान लीजिए 2 क्रॉस 2 वाली है, 0 0 2 -2, तो यहां इसका सारणिक कितना हो जाएगा? 0 -2 यानी कि 4 आ जाएगा। इसका सारणिक कितना आ गया? 4। तो इसका तो अशून्य हो सकता है, लेकिन अगर जो विषम क्रम की है तो उसका सदैव शून्य ही आएगा। क्या यह बात मानते हो तुम लोग? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ सर ऐसा होगा? सारणिक का मान निकाल के देख लो। इस सारणिक का मान निकालें अपन। 0 2 3 -2 0 -5 -3 +5 0। इस सारणिक का मान 0 आएगा। आ रहा है क्या? माननी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही, है ना? मानना पड़ेगा तुमको। हालांकि मैं इसका प्रूफ यहां पे बता दूंगा तुमको, क्योंकि इसका प्रूफ अब अपन समझने की स्थिति में है। मैंने तुम्हें सारणिक चैप्टर में इसका प्रूफ नहीं बताया था, लेकिन आज मैं इसका प्रूफ बता सकता हूं, है ना? क्यों? क्योंकि आज हम इसको समझने की स्थिति में है। सिंपल सी बात है ना? देखते हैं पहले तो कितने लोग मान रहे। 96% लोग मान गए थे, और यही एटीट्यूड हमको रखना भी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस समय पर हम लोग समझने लायक होंगे, सर स्वतः ही आगे होके बता देंगे। अगर नहीं बताया मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एडवांस भी निकल जाएगा, नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना? फिलहाल अगर विषम क्रम की विषम सममित है, माना ए विषम क्रम की विषम, लिखना नहीं है तुमको, बस सुनना है, समझना है। उसके बाद इच्छा हो तो लिख लेना। विषम क्रम की विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये अपन 3 क्रॉस 3 की है। अगर 3 क्रॉस 3 के लिए सिद्ध कर दिया तो वो आगे पीछे भी हो जाएगा, है ना? अब मुझे बताओ कि अगर ये विषम क्रम के विषम सममित आव्यूह है तो मतलब ए का परिवर्त किसके बराबर होगा? -a के बराबर होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा सर। यही तो होती है विषम सममित के परिभाषा। ध्यान से सुनना, लिखना मत, सुनने वाली चीजें, समझने वाली चीजें। अगर विषम सममित होता है तो ऐसा होता है, ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है ना? दो आव्यूह अगर बराबर होती है मतलब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। अगर दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके सारणिक का मान भी बराबर होगा। फिर अगर ये इसके बराबर है तो इस सारणिक का मान इसके बराबर होगा। अरे भाई, जब दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका हर एक अवयव बराबर होगा। हर एक अवयव बराबर होगा तो चाहे इसका सारणिक लो चाहे इसका सारणिक लो, मान बराबर आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? आना चाहिए। अब एक और बात हम जानते हैं कि किसी आव्यूह के परिवर्त का सारणिक सीधा सीधा उस आव्यूह के सारणिक के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना? अरे क्रम बदलने से, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने से सारणिक के मान नहीं बदला करते हैं। बचपन की बातें याद है? अच्छी बात, नहीं याद है अब से याद कर लो। दूसरी चीज, इधर एक गुणधर्म मैंने और बताया था तुमको। पहला गुणधर्म तो यही है कि किसी सारणिक के परिवर्त सारणिक का और उस सारणिक का मान तुल्य होता है। एक चीज और सिखाई थी कि अगर अंदर कोई नियतांक है तो इसके कितनी घात बाहर आती है? जितना आव्यूह का क्रम होता है, जितना आव्यूह का क्रम होता है, जितना आव्यूह का क्रम होता है, जितना आव्यूह का क्रम होता है। यहां क्रम कितना लिया है मैंने? 3। यहां संख्या क्या है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं -1 गुणा a? कितने माइनस बाहर आएंगे? -1 की घात 3 बाहर आएंगे, तो ये हो जाएगा -a। अर्थात a इज इक्वल टू -a, यानी कि इधर भेज दें तो 2 गुणा ये 0
और ये हो जाएगा 0। तो सारणिक ए का मान होगा 0, सारणिक ए का मान होगा 0। ये इसका प्रूफ हो गया। किसी को लिखने का मन हो तो लिख लेना, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत की बात। अरे ये क्या, क्लास बंद हो जाएगी, ओ माय गॉड। हाँ, आ जाओ। क्या ये बात समझ में आई है? बचपन की बातें, बचपन की बातें। क्यों राजकुमार बघेल, क्या चल रहा है? पीस। पढ़ लो दीदी ऋतिक गुप्ता। श्री राम के दीवाने, रामू, कोमल राठौड़, अवंतिका, अजय पाल। समझ में तो आया है? आज वीडियो कॉल करोगे? आज नहीं बेटा, अंतिम क्लास में, जो कि है कल, शनिवार शनिवार शनिवार। $94.99। अच्छा, इसी के साथ अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन तुम करना, कर लोगे इसको, हल्का फुल्का सा सवाल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ट्रांसपोज लिख के गुणा कर दो I2। I2 क्या होता है? I2, I2 यानी कि 2 क्रम की इकाई आयु। तो इसको इसी के परिवर्त से गुणा करके इसके साथ तुलना कर लेना और मान निकालने की कोशिश करना, कर लेना। अभी निपटा सकती है जनता। एनीवेज, फिलहाल अपन आते हैं यहां पर अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर, व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर। अंग्रेजी में थोड़ा सा उल्टी है चीजें, है ना। अव्युत्क्रमणीय, जो व्युत्क्रम जिसका नहीं हो सकता वो सिंगुलर कहलाती है, और जिसका व्युत्क्रम हो सकता है वो नॉन सिंगुलर कहलाती है। अब ये व्युत्क्रमणीय का क्या अर्थ होता है ये अभी हम नहीं जानेंगे, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। अभी अपन केवल इतनी बात जानेंगे कि किस आव्यूह को व्युत्क्रमणीय कहा जाएगा, किस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय कहा जाएगा। अब ये व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय क्या होता है इसको जानेंगे हम कब? ब्रेक के बाद। अभी केवल परिभाषा लिख लेना कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है एवं सारणिक ए अगर 0 नहीं है तो अपन कह देंगे कि ए, तो ए व्युत्क्रमणीय होती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसकी कहां जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना लिख के छोड़ दो। और अगर इसका सारणिक 0 आ गया तो ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, कैसे निकलता है व्युत्क्रम, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। अभी बस जितनी बात कही जा रही है उतना काम करो। व्युत्क्रमणीय मतलब नॉन सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर, ये बात याद रखना, ठीक है। सिंपल सी चीज है, याद रख लो अभी के लिए परिभाषा। थोड़ी देर बाद, आज ही की क्लास में थोड़ी देर बाद इस चीज को अपन फिर से लेकर आएंगे, और तब मैं यहां का रेफरेंस दूंगा कि देखो मैंने वहां पे ये बात बोली थी। और ये सिंपल परिभाषा है, इसका कहां पे यूज होगा थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपन। अभी ये टॉपिक लिखेंगे सहखंड आव्यूह एवं सहखंडज आव्यूह, और इसके लिए हमें जाना होगा कहां पर? भूतकाल में, आज से 2 लाख साल पहले, जब हमने सहखंड एवं उपसारणिक पढ़े थे, वहां पर कब पढ़े थे अपन ने? 2 लाख साल पहले किसी आव्यूह के उपसारणिक और सहखंड पढ़े थे, है ना। बस टॉपिक का नाम लिख दो और फिर उसके बाद लिखना बंद कर देंगे। सहखंड आव्यूह को अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स।
और सहखंडज अवयव को कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो वो एडजॉइंट क्या है, ये एडजॉइंट क्या है, अब आया है वो एडजॉइंट। मैंने कहा था सब सही समय पे आएगा। लिखना बंद कर दिया बाबू? लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले तुम्हें पुरानी चीजें याद दिलाता हूं, तुम्हारी यादें ताजा करवाता हूं, है ना। एक उदाहरण लेते हैं अपन, एक आव्यूह में लेता हूं 2, 5, -1 और 7। इस आव्यूह के लिए अपने अवयव क्या क्या है? A11 है 2, A12 है 5, A21 है -1 और A22 है 7। अब तुम प्रत्येक आव्यूह का उपसारणिक लिखो। उपसारणिक क्या है? तो सर आपने तो लिखने को मना किया था। हाँ, फिर से चालू कर दो, ठीक है। C11 क्या होगा, C12 क्या होगा, C21 क्या होगा, C22 क्या होगा? ये उत्तर बताओ मुझे, बिना इसके मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हें पुरानी चीजें याद भी है या नहीं है, तुम्हें पुरानी चीजें याद भी है या नहीं है। AST से थर्ड स्टेप, अच्छा लास्ट से। क्लियर क्लियर क्लियर। हेलो, आई एम बैक। हेलो, आई एम ऑल्सो बैक। अंसारी जी, पिछला चैप्टर पूरा बैकलॉग है सर, ऐसा क्यों किया? उसका तो वन शॉट भी अपलोड हो गया है प्लस पे, वो बैच क्यों चलवा रहे हैं? का फायदा उठाओ महाराज, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे ये तो बच्चों जैसी चीजें हैं। क्या किया जाता है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटाओ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटाओ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाओ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटाओ। अगर इन दोनों का योग सम है, वही की वही चीज आ जाएगी। इन दोनों का योग विषम है, आगे एक माइनस लग जाएगा। इन दोनों का योग विषम है, आगे एक माइनस लग जाएगा। दोनों का योग सम है, वही का वही आ जाएगा। आगे के उत्तर क्या यही आ रहे हैं? क्या यही आ रहे हैं? अभी देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। फटाफट 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 बताओ, क्या यही उत्तर आ रहा है? पोल आया, देखो आया आया आया। पोल पोल पोल। शॉर्ट नोट्स देख लिए? कम्युनिटी पे शॉर्ट नोट्स डाले हैं, टेलीग्राम पे भी डाले हैं। वेरी गुड। सारणिक के शॉर्ट नोट्स मिल गए होंगे आप लोगों को। चलो मुद्दे पे वापस से आते हैं, उस पर थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, मुझे और भी बातें करनी है। अब सबसे पहली चीज, पहली बात तो ये कि प्रत्येक अवयव को लिखना नहीं है तुम लोगों को। सहखंड आव्यूह, ये क्या होता है? प्रत्येक अवयव को किससे रिप्लेस कर दो? उसके संगत सहखंड से रिप्लेस कर दो। ये बात शायद मैंने हिंट दिया था लास्ट चैप्टर में। तो जो आव्यूह मिलती है उसे कहा जाता है सहखंड आव्यूह। ये क्या हो जाएगा? C11 यानी कि 7, C12 यानी कि 1, C13 यानी कि -5, C22 यानी कि 2, 7 1 -5 2। सिंपल सी चीज है, प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से रिप्लेस कर दिया, तो क्या मिल गया? सहखंड अवयव मिल गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब आता हूं मैं, सहखंडज अवयव क्या होता है? सहखंडज अवयव ये होता है अपना एडजॉइंट ऑफ ए अवयव का सहखंड। ए अवयव का, ये जो अवयव है, इस अवयव का सहखंडज अवयव। और ये क्या होता है? जो सहखंड अवयव आपको मिला था उसका परिवर्त, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इसका परिवर्त, यानी कि 7 -5 1। तो परिभाषा मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। सहखंड अवयव के लिए क्या करना पड़ेगा? सहखंड अवयव के लिए
प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से रिप्लेस कर दोगे और सहखंडज अवयव के लिए क्या करोगे, जो सहखंड अवयव मिला है उसका परिवर्त ले लोगे, जो सहखंड अवयव मिला है उसका परिवर्त ले लोगे। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक की बात लिख डालो, छोटे छोटे स्टेप में अपन आगे बढ़ेंगे। पहली चीज परिभाषा, मेरे हिसाब से परिभाषा अभी क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पे अपन ने सहखंड ज्ञात किए, प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से रिप्लेस कर दिया। ये वाला था अपना उपसारणिक माइनर और ये था सहखंड पीस। पीस तो इस बार इसी बेस से आ जाए तो शॉक मत होना। पीस पीस स्कूल में पढ़ा दिया चैप्टर तो बेटा, स्कूल जहां पे खत्म होता है ना, स्कूल का सिलेबस जहां पे खत्म होता है वहां पे जेई का सिलेबस शुरू होता है। अच्छा अभी राज की बातें आना बाकी है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ए आव्यूह को, इस आव्यूह को, ए आव्यूह को मैं इसके सहखंडज आव्यूह से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए को मैं ए से गुणा कर दूं। पहले मैंने ए रखा, 2 5 माइनस 1 7 और इसको मैंने गुणा किया इससे 7 माइनस 5 1 2, इससे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा यहां पे मुझे बताओ। और अगर पहले मैं इसको रख लूं 7 माइनस 5 1 2 2 5 माइनस 1 7, बताओ दोनों अवयवों के अवयव बताओ क्या आ रहे हैं, इस अवयव के अवयव क्या आ रहे हैं, इस अवयव के अवयव क्या आ रहे हैं। पढ़ने वाली जनता केवल काम पे फोकस करे, इधर उधर की बात पे फोकस ना करे। यहाँ पे उत्तर बताओ मुझे क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बोलो। सकीना खातून पीस, अविनाश कुमार पीस, अंशु चौहान 2A। आपने मेरे डाउट का रिप्लाई क्यों नहीं किया? फिर बहुत सारा स्माइली। 5 पेज के हैं शॉर्ट नोट्स तो क्या हो गया, कम है क्या? 19 0 0 19 19 0 0 19 19 आई, वेरी गुड। 7 दूनी 14 और 5 19, माइनस 10 प्लस 10 0, माइनस 7 प्लस 7 0 और ये 19। यहां पर भी ऐसा ही आएगा। अब समझदार लोगों से एक और सवाल, इस 19 को तुमने कहीं देखा है क्या? ये 19 कहीं यहां आसपास दिख रहा है क्या? इस पूरे स्लाइड पर कहीं तुम्हें 19 देखने को मिल रहा है क्या? मतलब इसके अलावा, यहां तो अपन ये कॉमन ले ही लेंगे, इस पूरी स्लाइड पर कहीं 19 देखने को मिल रहा है क्या? 19 दिख रहा है क्या? कहां? विशाल कुमार, वेरी गुड। 19 कहां है? 19 यहां है। इस आव्यूह का सारणिक 7 दूनी 14 माइनस माइनस 5 19 है। ओहो, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी आव्यूह को उसके सहखंडज आव्यूह से गुणा करें या पहले सहखंडज आव्यूह लिखकर उस आव्यूह से गुणा कर दें, दोनों ही स्थिति में उत्तर 19 गुणा, मतलब सॉरी 19 नहीं, 19 तो एक तो ये मिटता नहीं है, दोनों ही स्थिति में उत्तर ए का सारणिक गुणा इकाई आव्यूह आ रहा है। 19 हो गया ए का सारणिक, ये हो गया इकाई आव्यूह। 19 हो गया ए का सारणिक, ये हो गया इकाई आव्यूह।
अर्थात जो चीज निकल के आई है, जो बात छुपी हुई थी, जो हमारी जिंदगी में पहली बार आई है, वो है ये चीज कि ए को उसके सहखंडज अवयव से गुणा करें या ए के सहखंडज अवयव को ए से गुणा करें। इन दोनों ही स्थिति में उत्तर ए का सारणिक गुणा इकाई अवयव होता है। और ये जो रिलेशन हमको मिला है, ये लाख रुपए का रिलेशन है, लाख रुपये का। इसके ऊपर अभी आगे आने वाला चैप्टर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कितने लोगों को इस बात से सहमति है कि हाँ सर ऐसा होगा? कितने लोगों को इस बात से सहमति है कि हाँ सर ऐसा होगा? सारणिक का मान है करोड़ रुपए का, 10 करोड़। तो रोने वाले लोग इतने हैं ना भाई साहब, मतलब वहां क्या चल रहा है और बीच में वो अपना रो रहे हैं, हमसे ये नहीं हो रहा है। अभी क्यों कर रहे हो? इससे क्या होगा? जो चल रहा है उस पर फोकस करो मेरे भाई। मैं रोने का समय भी दूंगा। रोना अच्छी बात है, दिन भर रोना गलत बात है। ऐसा नहीं है कि रोना नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मना कर दूंगा कि रो ही मत। रोने से मन हल्का हो जाता है, कभी कभी रो लेना चाहिए, लेकिन दिन भर अच्छी बात नहीं है। एक समय रखो, उस टाइम पे रो लो और फिर उसको खत्म करो, फिर आगे बढ़ो, है ना? वेरी गुड। अब देखो, ऐसा आखिर हुआ क्यों? ऐसा आखिर हुआ क्यों? ये जादू कैसे हो गया? ये जादू कैसे हो गया? तो इस जादू को समझाने के लिए मैं कुछ चीजें तुम्हें पूछूंगा, है ना? अगर तुमने उन चीजों का जवाब, 95% लोगों ने उन चीजों का जवाब सही दे दिया, तो वो जादू बताया जाएगा, नहीं तो वो जादू नहीं बताया जाएगा। मुझे पहली चीज ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1, एक आव्यूह है अपने पास, 3 क्रम का लेता हूं इस बार, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इनके संगत सहखंड जो है वो C11 वगैरह है ना? अब मेरा सवाल तुमसे ये है, ऑप्शन नंबर ए, कि अगर प्रत्येक अवयव को उसके संगत या किसी भी पंक्ति के अवयव को उसके संगत सहखंड से गुणा कर दें तो क्या चीज हमें मिलती है? और अगर पंक्ति ले लें पहली और सहखंड ले लें दूसरी पंक्ति के, अवयव ले लें पहली पंक्ति के और सहखंड ले लें दूसरी पंक्ति के, अवयव ले लें पहली पंक्ति के और सहखंड ले लें दूसरी पंक्ति के, तो ये क्या चीज मिलती है? पहले का उत्तर क्या चीज होती है, दूसरे का उत्तर क्या चीज होती है ना? ऑप्शंस में देता हूं तुमको, या तुम ही लोग बताओ कमेंट में क्या आता है। पहले का उत्तर क्या आता है, दूसरे का उत्तर क्या आता है? अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों को उसके संगत सहखंड से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो क्या चीज मिलता है और दूसरे में क्या चीज मिलता है? A0। पहला वाला होता है कि सारणिक का मान मिलता है और दूसरा होता है 0। किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लें और उसको उसी के संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ दें तो सारणिक का मान मिलता है। किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लें और किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों को से गुणा करके जोड़ दें तो 0 मिलता है। कितने लोग इस बात से राजी हैं? अगर इस बात से तुम लोग राजी हो तो तुम्हें जादू समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये चीज कैसे हुई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहां से आ रहा है। बड़ी शानदार चीज, बड़ी शानदार चीज, है ना? ऐसे ही जैसे पंक्ति पहली ले लें और सहखंड ले लें तीसरे के, A12, C32 और A13, C33, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है? अब देखना राज की बातें,
96, वेरी गुड। मतलब तुम्हें जादू देखने को मिलेगा, तुम्हें जादू देखने को मिलेगा। तो जादू मैं अगले पेज पे ले लेता हूं क्योंकि हो सकता है ये जगह कम पड़ जाए। देखो ए जो होगा वो क्या होगा, 3 वाला लेता हूं मैं, A11 A12। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की कोशिश मत करना, कोई जरूरी नहीं है, बस जादू दिखा रहे हैं। A31 A32 A33, ठीक है। कोफैक्टर यानी कि सहखंड अवयव क्या होता है, प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से रिप्लेस कर दो, प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से रिप्लेस कर दो, ये सहखंड अवयव होता है। सहखंडज अवयव क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज, इसका परिवर्त, C11 C21 C31 C12 C22 C2 C32 C13 C23 C33, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अगर मैं ए में एडजॉइंट ऑफ ए को गुणा करता हूं तो एक्चुअल में मैं कर क्या रहा होता हूं, ध्यान से देखना। A11 A12 A13 A21 A22 A23, पूरी नजरें स्क्रीन पर ही रहनी चाहिए, है ना। और इसको किससे गुणा कर रहा हूं मैं, अपने एडजॉइंट से, जिसमें लिखा हुआ है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये गुणा होंगे तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये तो वही बात हो गई कि प्रत्येक किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से गुणा करके जोड़ दिया गया, जो कि कितना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A11 C21 A12 C22 A13 C23, अवयव हैं पहली पंक्ति के, गुणा हो रहे हैं दूसरी पंक्ति के सहखंडों के साथ। उत्तर 0 0 0, यहां वाला। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 C21 A22 C22 A23 C23, इसीलिए फिर से सारणिक बन गया, दूसरी पंक्ति के अवयवों को उन्हीं के सहखंड से गुणा करके जोड़ा गया। इसी तरह से यहां पर ये आ जाता है, और चूंकि इस पूरी सारणिक में तुम पूरे अवयव में देखोगे तो ये सारणिक ए को उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, तो सारणिक ए बाहर आ जाता है और अंदर बचता है अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि एक इकाई अवयव होता है, इसीलिए इसका मान ये आ जाया करता है। ये थी राज की बात, है ना। अब जिसको समझ में आई अच्छी बात है, नहीं आई तो अपने पास लाख रुपए का फॉर्मूला तो है ही। क्लियर, डन, आया मजा, है ना। तो कई चीजें जब मैं उस टाइम पे बता रहा था कि देखो किसी पंक्ति के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के सहखंड से गुणा करके जोड़ोगे 0 आ जाएगा, तो हमारे दिमाग में आ सकता है कि यार ये सब अभी क्या जरूरत है सर इसकी, उसकी जरूरत यहां आके पड़ी है हम लोगों को, है ना। मजेदार, मजेदार। क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, अब तो सही लिखा है। 30, ये तो ईजी पीजी हो गया। 95, 4.5% लोग इसमें भी मना कर दिए। एनीवेज, अपन को ये बात सबसे ज्यादा याद रखनी है क्योंकि इसी पर आगे का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट रहने वाला है, इसी पर आगे का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट रहने वाला है। एडजॉइंट कैसे निकालना है ये बात आप समझ गए होंगे। हाँ, अब एक सवाल देता हूं मैं तुम लोगों को, ये वाला करो।
ए ये है और ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करने पर ये ए गुणा ए ट्रांसपोज जैसी चीज आ जाती है। तब 5a प्लस बी कितना होगा? तब 5a प्लस बी कितना होगा? ए से ए मत काट देना, आव्यूह में कटती नहीं है चीजें, आव्यूह में कटती नहीं है चीजें। करो, बताओ के उत्तर आ रहे हैं। बताओ क्या उत्तर आ रहा है? पोल भेजें क्या? चलो करो, पूरा निकाल के गुणा करना, डायरेक्ट कटते नहीं है ऐसे, आव्यूह आपस में कटते नहीं है। वो सारे गुणधर्म भी अभी आएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो आएगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कि अगर कटते नहीं है तो क्या होता है। व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है और व्युत्क्रम का क्या अर्थ होता है ये अभी हम नहीं जानते हैं। तो अभी के लिए तो तुम्हें पूरा एडजॉइंट निकालना है, उसको ए से गुणा करना है, या फिर अगर कोई बात तुम जानते हो तो उसका जरूर यूज कर सकते हो, उसका जरूर तुम यूज कर सकते हो। अगर कोई बात तुम जानते हो तो उसका जरूर यूज कर सकते हो, उसका जरूर तुम लोग यूज कर सकते हो। ए बी सी डी, 5a प्लस बी किसके बराबर है? -1, 5, 4, 13। 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b। करें, बोलो। 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b। And the correct answer is B. देखो अब ध्यान से सुनेंगे, सुनोगे, अगर सुनोगे तो ही समझ में आएगा बेटा, नहीं तो दिक्कतें आएंगी, है ना। मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो जो लाख रुपए का गुणधर्म था, उस लाख रुपए के गुणधर्म ने हमें एक चीज सिखाई थी कि ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इन दो आव्यूहों का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? सारणिक ऑफ ए गुणा इकाई आव्यूह मिलता है। मतलब आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए ही चाहिए, है ना। अब सारणिक ए का मान कितना है? तो सारणिक ए यहां पर 5a माइनस बी 3, 2, तो सारणिक ए का मान कितना हो जाएगा? 5 दूना 10a और प्लस 3b। यानी कि अभी तक अपने पास कितनी चीजें इकट्ठी हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि सारणिक ऑफ ए गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये क्या चीज आ जाएगी? 10a प्लस 3b, ये सारणिक का मान हो गया, और इकाई आव्यूह क्या होता है? 1001 होता है। अर्थात ये चीज क्या बन जाएगी? ये संख्या है तो अंदर गुणा हो जाएगी, 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b।
मतलब तुम उसको पूरा निकालते, एडजॉइंट निकालते इसका और फिर गुणा करते तो तुम यहीं पहुंचते। ये क्या चीज मिल गई है अपन को? ये मिल गया है ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए, ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या मिल गया है अपन को? ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं दूसरे पर, बाएं पक्ष। बाएं पक्ष तो हो गया, दाएं पक्ष पे आता हूं। दायां पक्ष क्या कहता है कि ए को ए ट्रांसपोज से गुणा करो। ए में क्या लिखा हुआ है? 5a माइनस बी 3 2, इसका ट्रांसपोज परिवर्त क्या होगा? 5a 3 माइनस बी 2, और गुणा करें तो क्या मिलेगा? 25a स्क्वायर, 25 प्लस बी स्क्वायर। यहां गुणा करेंगे तो 5 दिया 15a माइनस 2b। वैसे तो इतना ही काफी है, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को अपन को बराबर करना है, तो वही दो समीकरण बननी है ना। यहां क्या आएगा? 5 दिया 15a माइनस 2b, और ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 4 13। तो दो समीकरण कैसे उठा सकते हैं अपन? अगर ये आव्यूह, ये ए ट्रांसपोज ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, मतलब ये आव्यूह और ये आव्यूह बराबर है, समान है। अब दो आव्यूह समान कब होती है? जब उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो संगत संगत अवयव समान कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। एक तो इसको इसके बराबर करो, 0 इज इक्वल टू 15a माइनस 2b, इसको इसके बराबर करोगे वही चीज मिलेगी। और एक और ये वाली समीकरण, इसको ऐसे लिख दूं क्या थोड़ा सा साफ सुथरा दिखने के लिए, कि 15a माइनस 2b, इसको तो 0 होना पड़ेगा, और 10a प्लस 3b, इसको 13 होना पड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और मुझे बताओ a कितना आया, b कितना आया। क्या यहां तक की बात समझ में आई है? क्या यहां तक की बात समझ में आई है? बेटा अच्छे से गेम चेंज होने वाला है। 1 लाख रुपए की बात, 7 करोड़। हो के नहीं हो तुम यहां मेरे साथ, हो के नहीं। मिस प्रिंट, वाओ मिस प्रिंट, मिस प्रिंट हो गया क्या? 5 दूनी 10 प्लस 3b, 10 प्लस 3b 0 0, 5a माइनस बी 3 2, 5a माइनस बी 3 2, 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 दिया 15 माइनस 2b, 5 दिया 15 माइनस 3 दिया 9 4 13, बराबर करेंगे 15a माइनस 2b, शून्य होगा, 10a प्लस 3b। कहाँ आ रही भाई मिस प्रिंट, क्या हो रहा है? कुछ भी हल्ला करोगे? जो बात कही जा रही है इनको हल करके बताओ। दो समीकरण दो अननोन है, दो समीकरण दो अननोन है, क्या उत्तर आ रहा है? ई का मान कितना आ रहा है? ऊपर वाली को 3 से, नीचे वाली को 2 से गुणा करके जोड़ देता हूं। तो ऊपर वाली को 3 से गुणा करोगे 15 या 45, और इसको 2 से गुणा करोगे 20, 65a, और इसको 2 से गुणा किया तो 26, है ना। तो 65a इज इक्वल टू 26, यानी कि a इज इक्वल टू 2/5, और a इज इक्वल टू 2/5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30/5, 6, 6 इज इक्वल टू 2b, तो ये 3 आ जाएगा। तो अपन को क्या चाहिए? अतः 5a प्लस बी, 5 गुणा 2/5, 2 प्लस 3, सर हो गए 5, 80%, 90। बी ऑप्शन। अच्छा एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, पुरानी चीजें याद दिलवाते हैं तुमको। यदि ए एक आव्यूह है, 2 0 -1 3 1 5 7 7 -4 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करो। सर ये क्या करवा रहे हो? करो, अभी के अभी करो।
और कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, इसमें गलतियां देखता हूं मैं कितने लोग करते हैं। कौन सबसे पहले इसके उत्तर लेकर आता है, कौन सबसे पहले इसके उत्तर लेकर आता है, बताओ। पीस, 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 उत्तर बताओ फटाफट से। एडजॉइंट, एडजॉइंट ज्ञात करना सीखना है। देखो हम लोग को बोर्ड्स भी देने हैं, बोर्ड्स में सवाल आएंगे, और एनीवे ये अपनी कैलकुलेशन ही इंप्रूव करेगा, तो आपको करना पड़ेगा। करो, बताओ के उत्तर आरो है, बताओ के उत्तर आरो है, के उत्तर आरो है। सॉरी। ए बी सी डी मैं देख रहा हूं भैया, सारे अवयवों के निकल के आने चाहिए, सारे के सारे, सारे छुप गए सारे अवयव, ओए क्या बात हो गई, हमने एडजॉइंट निकाला, लाख रुपए की बात हो गई। 61147, अरे अब मेरे को वो नहीं चाहिए महाराज, पूरा एडजॉइंट ऑफ ए कैसा दिखेगा वो देखो। 6161, अरे सर हम स्मार्ट हैं। हाँ, दीपक जी ने कुछ किया है, दीपक जे डबल ने, दीपक जे डबल ने पूरा उत्तर चाहिए भाई। हाँ, कैशव ने भी पूरा उत्तर दिया है। एक एक अवयव, एक एक अवयव चाहिए अपन को। A11, A12, A13, A21, A22, A23। स्पीड कितना तो प्रैक्टिस करवाया भाई मैंने तुम्हें इस चीज का, कितनी प्रैक्टिस करवाई है। भर भर के इसके सवाल किए हैं अपन ने। 3, 1, 5, 7, -4, 1। M11, M12, M13, M21, M22, M23। देखते हैं कौन जीतता है। मैं अभी ये सब लिख रहा हूं, तुम लोग को मैंने बहुत पहले दे दिया था करने के लिए, ठीक है। M11 हो जाएगा अपना, इसको हटाया 1 - 20 तो 21। फिर ये हो जाएगा 3 - 35, सातों पंजो 35, -32। फिर ये हो जाएगा -12, -7, -19। फिर ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 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 3 -4। फिर ये हो जाएगा आपका 2 और -7 यानी कि 9, है ना। 0 और माइनस माइनस माइनस, और ये हो गया 2 -7 9, और फिर ये हो जाएगा -8। ऐसा तो मुझे किसी का उत्तर दिख ही नहीं रहा था। यहाँ आ जाएगा 0 और माइनस माइनस यानी कि प्लस का 1। 3 2 में हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 13, और लास्ट वाला मुझे दिख रहा है 2। 21 -32 19, हाँ है कुछ लोगों के हैं ऐसे। 21, एक बार चेक करना भाई बाकी लोग भी। फिर आ जाएगा अपना C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ऑल मैच्ड, ऑल मैच्ड। तो ये दोनों जब योग सम है तो 21 का 21 रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव होके 32 हो जाएगा। यहाँ योग सम है तो जो था वही रहेगा, यहाँ योग नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ योग नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ वही रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ ऑफ ए
वो होगा 21, 32 -19, है ना। 4, 9, 8, 1 -13, 2, यही होगा ना। बोलो, क्या यही होगा? कितने लोगों को लग रहा है यही होगा? क्या यही होगा एडजॉइंट? कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? 21, 4, 1, 32, 9 -13, यही होगा ना एडजॉइंट? कुछ और तो नहीं होगा? सिल्ली मिस्टेक? यही होगा या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? M21 मिसप्रिंट बोल रहा है वो। M21, एक एक, एक गुणा जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, सही है। अभी पता चल जाएगा ना अपन को ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 दूनी 8, जीरो -1 जीरो आ रहा है। ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 0 2, ये भी आ रहा है। ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? को इससे गुणा करेंगे, 21 × 63, 63 और 32 हो गया 95, 19 × 5 95, जीरो आ रहा है। एक लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, इससे गुणा करता हूँ, 7 चौक 28, 9 चौक 36, एक सब सही है। 88% लोग बोल रहे हैं सही है, और ये सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो सहखंड आव्यूह होता है उसमें सीधा सीधा रिप्लेस किया जाता है, तो वो होगा ये। इन लोगों को ये लग रहा है ना कि ये वाला होना चाहिए था, वो सहखंड आव्यूह होगा, वो सहखंड आव्यूह होगा। हमें क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है, और इसका परिवर्त ये होगा, इसका परिवर्त ये होगा, ठीक है। इसका परिवर्त ये होगा। तो ये तो कैलकुलेशन की बातें हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे छोटे से गुणधर्म सीखना शुरू करते हैं। तो लिखो सहखंड ए और एडजॉइंट ए के गुणधर्म। एक ही बात है, सहखंड ए मतलब कोफैक्टर और सहखंडज मतलब एडजॉइंट। अब यहां से कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा तुमको जो पहले तुम लोग याद करोगे। क्या करोगे? याद करोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे। जब अप्लाई करना सीख जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो इस वजह से ऐसा हुआ था, है ना। तो वो विश्वास रखना उस दिन का। लिखो टॉपिक, सहखंड और सहखंडज आव्यूह के गुणधर्म। सहखंड और सहखंडज आव्यूह के गुणधर्म। तो पहले एकदम बेसिक बेसिक गुणधर्म से मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। सबसे पहली चीज, तो वही चीज वापस से लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और एक बात याद रखना, जितने भी गुणधर्म आगे जाकर सिद्ध होंगे वो इसी मास्टर प्रॉपर्टी से सिद्ध होंगे। ये जो गुणधर्म होगा इसी के हिसाब से बाकी उत्तर आएंगे। अब यहां मैं IN कर दे रहा हूं, क्योंकि ये ए जो है वो किसी भी क्रम का हो सकता है, जहां ए N क्रॉस N क्रम का वर्ग आव्यूह है। मतलब अगर ए 2x2 वाला है तो ये इकाई आव्यूह 2x2 वाला रहेगा। ए 3x3 वाला है तो इकाई आव्यूह भी 3x3 वाला रहेगा। बस इतनी सी बात है। सब जगह n क्रम है और वर्ग आव्यूह है, ठीक है। पहला ये गुणधर्म हम लोग बचपन से जानते हैं। दूसरा जो गुणधर्म होता है वो ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक होता है वो ए के सारणिक का घात n-1 होता है। एक क्रम कम कर देना है ना। अगर ए 3x3 क्रम का सारणिक है और ए का सारणिक 5 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक कितना हो जाएगा? ए के सारणिक की घात क्रम -1, यानी कि 5 की घात 2, यानी कि 25, ठीक है।
क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ये सारी बातें जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सही समय पर बताई जाएंगी। और इसी चैप्टर में, ऐसा नहीं अगले चैप्टर में, क्योंकि सारणिक और आव्यूह यही दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा एक दो क्लास बाद आ जाएंगी ना, अभी याद करो। अब अगर जैसे दो बार है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा, ए के सारणिक की घात n-1 तो आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बार एडजॉइंट था। कितनी बार था? दो बार एडजॉइंट था। एक बार एडजॉइंट था तो एक बार n-1, दो बार है तो n-1 का स्क्वायर, घात का स्क्वायर हो रहा है ना, ये घात में स्क्वायर है, पहले घात का स्क्वायर होगा, ठीक है, घबराना मत। चौथा, अगर तीन बार आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, तो यहां क्या आ जाएगा, ए के सारणिक की घात n-1 का क्यूब, तीन बार एडजॉइंट है तो तीन आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर लगाते जाओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ऐसे करते करते एडजॉइंट ऑफ ए कितनी बार लिख दिया तुमने, मान लो के बार एडजॉइंट है अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ए का सारणिक की घात n-1, इसकी घात के हो जाएगा। पहले ये पांच चीजें लिख डालो और बोलो याद कर लोगे क्या? याद करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे जाकर समझेंगे। सर एडजॉइंट का यूज मैट्रिक्स में क्यों होता है, डिटर्मिनेंट में क्यों नहीं होता है? क्योंकि एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट नहीं है। और बेटा मिक्स है चीजें, अब तो यूज दोनों का हो रहा है ना, यहाँ एडजॉइंट ये डिटर्मिनेंट के साथ ही तो यूज हो रहा है, ये आव्यूह है, ये सारणिक है, अब तो सब मिक्स हो गया, ठीक है। याद करना पड़ेगा, ये बातें याद करनी पड़ेंगी, अन्यथा सवाल नहीं होंगे। एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, इन बातों को अगर याद नहीं करोगे सवाल नहीं होंगे, सवाल नहीं होंगे। क्लियर है? अब दो छोटी छोटी चीजें और यहां ऐड करता हूं, फिर उनके बाद अपन सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। दो छोटी छोटी सी चीजें और ऐड करता हूं, उसके बाद अपन सवालों पर आगे बढ़ेंगे। मिस्टर गोगो, वेरी गुड। पांच हो गया था। छठा, ये बात शायद आप लोगों को बचपन से याद होगी कि अगर लैम्डा अंदर लिखा हुआ हो और सारणिक लिया जाए तो लैम्डा की घात n आता है बाहर। ये बात याद है या नहीं? याद होनी चाहिए। एक और बात बचपन से याद होगी कि अगर किसी सारणिक की घात ऐसा किया हुआ है तो अपन उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये बात भी बचपन से याद होगी कि अगर दो अवयवों के गुणा का सारणिक लिया जाए तो वो इसके बराबर होता है। ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं, सारणिक में भी पढ़ चुके हैं, यहां पर फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं कि किसी आव्यूह का वर्ग करके उसका सारणिक लो या सारणिक लेके वर्ग कर दो, बात बराबर ही रहती है। वो कहां से आता है? वो यहीं से आता है। दोनों जगह ए लिख दोगे, ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये सारणिक ए गुणा सारणिक ए हो जाएगा। अब जो नई चीज याद रखनी है वो ये है कि अगर एडजॉइंट के अंदर कोई संख्या आ जाए तो ये संख्या की घात n-1 बाहर आता है। ये नई चीज है, ये जो नवा है ये नया है, ये तीनों चीजें पुराने हैं, पुराने। अगर कोई संख्या हो उसकी घात n बाहर आता है, एक ही कोई घात हो तो उसको सारणिक की घात किया जा सकता है, दो सारणिक गुणा में है तो उन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। ये चीज है नई कि अगर कोई नियतांक है तो उसकी घात n-1 बाहर आता है, अंदर अगर कोई नियतांक है तो उसकी घात n-1 बाहर आता है। ये चार चीज, ये 9 गुणधर्म याद रखना बस। क्या ये 9 गुणधर्म याद रख लोगे?
अभी मैं इस पर सवाल करवाऊंगा, पहले अपन इनको रट लेंगे। रटना बहुत जरूरी है, रटने में कोई बुराई नहीं है। बात याद रख लो, अगर कोई बोल रहा है कि रटना गलत है तो गलत बात है। रटने में कोई बुराई नहीं है, जब तक हमें यह पता रहे कि हमने क्या चीज रटी है। बिना दिमाग लगाए नहीं रटना है। यहां जो गुणधर्म लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए किस सिचुएशन में लागू होगा। हम इसका प्रूफ सीखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, और उसको भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको रटा हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर रटा हुआ है, साइन ए प्लस बी रटा हुआ है, रटे हुए होने चाहिए। किसी को सूत्र प्रूफ पता है क्या? साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ही क्यों होता है? कोई जरूरत नहीं है, याद करो। एक दो छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं, है ना? छोटे छोटे मगर मोटे सवाल। ये बताओ, फटाफट फटाफट, रैपिड फायर टाइप के सवाल हैं। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 30, 29, 28, 27। ओहो हो, ये चालू है क्या? 11th के बारे में बता दो सर। अरे वो बातें तो करनी थी, आज फिर रह गई, क्या करें अब। अभी तो पहले ये गुणधर्मों का प्रैक्टिस करना जरूरी है भैया। अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताई है, अगर इनका प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? कल करेंगे या समय बचता है तो लास्ट में करेंगे, कोई बात। 2 ABCD, समय खत्म होने वाला है, फटाफट। अभी करा है सवाल तो अभी किया है। हाँ विपुल पांडे, हेलो। हे यू, कैसे कैसे लोग हैं बाबा बाबा बाबा। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। देख लो, इसमें भी लोगों ने रायता फैला दिया। समझ रहे हो बात को? अपने रायते का लेवल समझ रहे हो तुम? ये कितने क्रम का है? 3 × 3 क्रम का, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ए के सारणिक की घात, ए के सारणिक की घात n-1। n कितना था? 3 -1 ए स्क्वायर। ये काम तो मैं यहीं करके गया था, उसके बावजूद इतने सारे लोगों ने गलत लिख दिया। मतलब मैं क्या करूं अब? बताओ मैं क्या करूं? हाँ क्या करूं मैं? मतलब बताओ, एक बार मुझे बताओ, कुछ लोग तो बताओ कि मैं क्या ऐसी सिचुएशन में अब मैं क्या करूं? बताओ, अभी टाइम है सर, बता दो। क्या बता दूं? रिया दक्ष, बी, हुई हुई हुई। बोल नहीं आया। कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो सर, छोड़ दो इनको। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? ये वाला सवाल करो। बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल सवालों से शुरुआत करते हैं, है ना? 60 सेकंड का समय है, स्टार्ट पोल। 60 सेकंड्स वाले सवाल है ये, जल्दी जल्दी होंगे। 60 सेकंड्स, ओनली 60 सेकंड्स। 60 सेकंड में ये सवाल हो जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे बातें करते हैं जनता से। 11 का कोबर करें। अच्छा, 11th को कैसे कवर करें? अभी कुछ मत करो बेटा, अभी 12वीं पढ़ो, नहीं तो 12वीं को कैसे कवर करोगे, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। 9 नंबर में एन क्या है? 9 नंबर में एन क्या है? एन बेटा सभी जगह यही है, एन क्रम ही है। एन सभी गुणधर्म में क्रम ही है, ठीक है? अगर 9वें गुणधर्म में 3 एडजॉइंट हो तो क्या अदिश की घात 3 बाहर आएगी? अभी अपन वो सीखेंगे, वैसे सवाल आएंगे बेटा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी आएंगी, प्रॉपर्टीज आएंगी। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज आवरा का डाबरा, गिली गिली छू, ए।
क्यों किया तुम लोगों ने? क्या बिगाड़ा था? ए का क्रम n 3 है। ये बात क्या तुम्हें नहीं दिख रही थी? सब दिख रही थी। इस ए का सारणिक, ए को ध्यान से देखोगे तो ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण आव्यूह है। -2 -2 -2। इसका जो सारणिक होता है वो सीधा सीधा विकर्ण अवयवों का गुणा होता है। और चाहो तो प्रसार भी कर देना। अगर किसी को ये सारी बातें नहीं समझ में आती तुम प्रसार कर दो, है ना, -2 -2 -2, उत्तर -8 आ जाएगा। पूछा गया था एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है सारणिक ए की घात n-1। सारणिक ए का मान है -8, n का मान है 3, -8 की घात 2, 64। क्या दिक्कत थी इसमें? क्या अभी समझ, मतलब क्यों हुआ ऐसा? बोलो क्या करें? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ना करें जनाब, ना करें। कल यानी शनिवार की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इन गुणधर्मों पर मोटे मोटे सवाल आएंगे। कैसे कैसे? मोटे मोटे सवाल आएंगे। अभी तो 9 गुणधर्म पढ़े हैं, ऐसे 9 गुणधर्म और आना बाकी है। अभी 9 पढ़े हैं, 9 और आना बाकी है। अभी 9 पढ़े हैं, 9 और आना बाकी है। चलो इसका उत्तर बताओ। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। लगभग सिमिलर सवाल है। लिखना, क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिख के बताओ मुझे। ये गलत नहीं होना चाहिए। सिक्सटी सेकेंड इज सफिशियंट। 60 सेकेंड काफी है। 60 सेकेंड इज सफिशियंट। आधा मिनट और बचा। इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि ए यह है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? है ना, ये सारणिक मतलब ये आव्यूह ही है, आव्यूह है ए के सारणिक। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ई। थोड़ा तो बेहतर हुआ, स्टिल अभी भी गड़बड़ है। ये जो ए है इसका सारणिक होगा a³, विकर्ण अवयवों का गुणा। मतलब पता नहीं किस तरह से। अब ये कितने क्रम का है? 3 क्रम का है, तो यहां स्क्वायर आएगा। ये a³ का स्क्वायर हो जाएगा। अब a³ का स्क्वायर का क्या अर्थ होता है? जब घात की घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। a की घात 6। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि a³ से गुणा हुआ। जब a³ से गुणा होगा तो आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, a की घात 6। चलो एक लेवल और अप करते हैं, लेवल अप करते हैं। ये करो, यदि a कोटि n का एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि एडजॉइंट ऑफ a का सारणिक a के सारणिक की घात 9 के बराबर है, तो फिर n का क्या मान होगा? 1, 2, 3 या 4? थोड़ा सोचना। क्या करना है? सोचना है। क्या करना है? सोचना है। सोचो
सोचो, सोचो, सही उत्तर तक पहुंचो, पहुंचो, पहुंचो। क्या बात है। इधर बातें करते हैं। सर आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सिर्फ इसको, हाँ बाबू, केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही सारणिक बनाई जाती है। सारणिक परिभाषित ही किसके लिए है? वर्ग आव्यूह के लिए। तो जो भी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं वो केवल वर्ग आव्यूह के लिए पढ़ रहे हैं। और शायद अपन ने यहां पे लिखा भी है कि नहीं लिखा गया, हाँ, यहां से लिखना चाहिए था। सहखंड आव्यूह एडजॉइंट ऑफ ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये वर्ग आव्यूह के लिए ही होगा, केवल वर्ग आव्यूह के लिए, केवल वर्ग आव्यूह के लिए लिख लो वहां पर, केवल वर्ग आव्यूह के लिए। पोल भेज दिया था क्या मैंने? तीस सेकंड, सिंगल चॉइस। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर डॉग, सी फॉर डॉग नहीं, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाता है सारणिक ए की घात n-1। अब ये n कोटि का है तो यहाँ स्क्वायर आएगा, क्यों? क्योंकि दो बार एडजॉइंट है तो स्क्वायर आता है ये, तो उत्तर हो जाएगा डी, 52%। ये गुणधर्म पता होना चाहिए कि दो बार एडजॉइंट है तो घात ये हो जाती है। अब घातों की तुलना कर ली जाए तो n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, यानी कि n-1 इज इक्वल टू +-3 हो जाएगा। अगर n-1 इज इक्वल टू +3 ले तो क्या आएगा, और -3 ले तो क्या आएगा? ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू -2। n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू माइनस होना संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि n क्रम है तो 4 ही होगा। बोलो क्या दिक्कत आई? क्या ये गुणधर्म नहीं याद है हमको? क्या ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा? क्या मैं पगलू हूं कि मैं बिना पढ़ाए तुम्हें करवा दे रहा हूं सवाल? मतलब क्यों? वाई 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 क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब इससे छोटा मैं क्या कर दूं? अब खत्म कर दूं सवाल को, बंद कर दूं? क्या दे दें तुम्हें? हाँ, 2x2 का आव्यूह दे देते हैं और बोल देते हैं इसके सारणिक का मान निकालो, सब खुश। 94%। तो ये 40% लोग जिनने 50% ने सही आंसर दिया था, 94 को समझ में आ गया। तो बाकी लोग क्या करते हो तुम लोग? हाय हाय हाय। चलो एक सवाल और पूछते हैं तुमसे, देखते हैं कितने लोग इस सवाल को कर पाते हैं। ये वाला करो चलो। एक PYQ पे आ चुके हैं अपन। ये कहाँ आ गए हम। बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है और यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी है। सी जो है वो 3A है और यहाँ सी का सारणिक है। करो। और कल की क्लास जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि तुम समझ ही गए होंगे कि पूरी क्लास में ऐसे ही सवाल और कुछ और गुणधर्मों के साथ ऐसे ही सवाल चलेंगे। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, किसी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी बातें होंगी अगली क्लास में, है ना? तो आज तो अभी जाना नहीं है कहीं, ओ महाराज
पता चले कि अच्छा सर आज का हो गया क्या, फिर जाएं, अभी ये चल रहा है, COTD आएगा, काफी सारी चीजें आएंगी। क्या आएंगी? काफी सारी चीजें आएंगी। उहू, हे, ला 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 ला, हे। पोल भेजूं क्या? बहुत जल्दी तो नहीं हो जाएगा पोल भेजना? चलो इसको ऑन करते हैं, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। टिपोड़े टिपोड़े, सर जल्दीबाजी हो रही है, किस चीज की जल्दीबाजी है? हाँ, पनवेल निकलना है क्या सुबह? ऑप्शंस गलत है। यह कॉन्फिडेंस मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकूं कि ऑप्शन गलत। सर वन सॉन्ग, ABCD। हाँ, हंसने वाली तो बात है बेटा, अब क्या करें। एक बात बताते हैं तुमको, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो पूरी तरह से डाउट्स में जी रहे हैं। द वाइज आर लिविंग इन डाउट। बुद्धिमान लोग डाउट्स में जी रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रखा है उनका, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। एंड द स्टूपिड्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो मूर्ख हैं, जो बेवकूफ है, वो पूरा कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। आप भाई यही चीज स्विच करनी है। एक तो युद्ध क्यों हो रहे हैं? स्टूपिड्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द वाइज मैन आर फुल ऑफ डाउट्स। सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। बुद्धिमान हैं, कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। वहीं अभी काम की चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, काम की चीज बताता हूं। यहां पर किसको अच्छा मानोगे तुम? उस बुद्धिमान को जो डाउट में है, या वो बेवकूफ जो पूरा कॉन्फिडेंस में है? मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी थोड़े दिन पहले कि आधा काम केवल उस काम को करने के लिए जब हम तैयार होते हैं वहीं पूरा हो जाता है। अगर आप डेली क्लास में आ जा रहे हैं, 50% काम आपका पूरा हो जा रहा है, आप 50% बच्चों से ऑलरेडी आगे हो चुके हैं। इफ यू आर जस्ट शोइंग अप, अगर आप आ जाते हैं 50% बच्चों से आप आगे हो चुके हैं। क्लास में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया, सवालों को हल कर लिया, 40% और बच्चों से आप आगे हो गए। 90% काम केवल आने और पार्टिसिपेट करने मात्र से हो जाता है। वो जो 10% काम बचता है ना, उसी की पूरी लड़ाई है, कंपटीशन वही है। 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, झूठ बात है। बच्चे 1.5 लाख ही दे रहे हैं एग्जाम, तो 13.5 लाख नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो टाइम पास कर रहे हैं। और वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर क्लास में वो हर कैटेगरी के लोग हैं। हर क्लास में अगर जैसे 150 बच्चे किसी कक्षा में हैं, तो ये मान लो कि 15 बच्चों में ही कंपटीशन है, बाकी 135 पहले ही चल चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 50% तो क्लास आए ही नहीं, बाकी 40% आए तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, है ना। तो देखो, वो जो बात मैं बता रहा था वो ये बोल रहा था कि एक बुद्धिमान सेल्फ डाउट के साथ होना किसी काम का नहीं है। तुम्हारी बुद्धि का कोई यूज नहीं है अगर तुम शंकाओं से घिरे हुए हो। उसकी जगह अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, भले थोड़ा बुद्धि कम है लेकिन कॉन्फिडेंस है, तो तुम चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, है ना। पूरी तरह से मूर्ख भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम रायता फैला देते हैं। एनीवेज, इस सवाल पर आते हैं। पोल भेजते हैं अपन 60 सेकेंड्स का, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 60 सेकेंड्स का पोल आपके लिए भेजा जा चुका है, और बताओ क्या आंसर आरो है। कि आंसर आरो है।
आ रहा है क्या? तुमने देखा होगा बहुत सारे एवरेज लोग भी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं। जब तुम परफेक्शन को ढूंढ रहे हो, चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो जैसे हैं वैसे के वैसे काम चालू कर दे रहे हैं। वो बस कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, चीजों के परफेक्ट होने का वेट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कुछ एवरेज लोग भी हमें खुद से आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बस कर रहे हैं, चीज मैदान में आ रहे हैं। दे आर जस्ट शोइंग अप, दे आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली, डेली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा बुरा तो बात की बात है, कर रहे हैं। द आंसर इज बी, 38%। अब ध्यान से सुनना है ना, पहला सवाल है जो कि थोड़ा सा लेंदी टाइप का दिख रहा है। ये अवयव है ए, बी जो है इसका एडजॉइंट है, सी जो है इसमें 3 गुणा करने पे मिलता है, तब इसका मान कितना होगा। सबसे पहला काम ये करना है अपन को कि ए का सारणिक निकालो और बताओ क्या आ रहा है। 1 1 2 1 3 4 1 माइनस 1 3। तो कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने सारणिक का मान निकाला होगा। क्या है वो सारणिक का मान? इस ए के सारणिक का मान क्या है? यू आर फनी सर। देखो सरेना बोल रही है आप फनी हो सर, मैं यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ, वो बोल रही है फनी है। क्या कहें अब? 6 7, 2 उत्तर तो आ चुके हैं। ऑप्शन रॉन्ग। 6 6 36 6 6। तो मैक्सिमम जनता 6 बोल रही है, तो अपन 6 के साथ चलते हैं। ठीक है, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इतने लोगों पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। 6 है ना। अब अपन को यहाँ पे 2 चीजें दी हुई है, एक है ऊपर एडजॉइंट ऑफ बी का सारणिक और एक सी का सारणिक। तो इन 2 चीजों को निकालने जाते हैं अपन। सबसे पहले अपन निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ बी के सारणिक को। अब ये बी खुद क्या है? तो बी खुद जो है वो एडजॉइंट है किसका? ए का। तो मतलब ये तो ऐसी चीज हो गई है ना, एडजॉइंट ऑफ बी मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। अब 2 बार एडजॉइंट है, तो सारणिक ए की घात इसका क्रम कितना है? 3 माइनस 1, और चूंकि 2 बार एडजॉइंट है तो घात 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि ये होगा 6 की घात 4। मतलब ऊपर लिखी हुई चीज आ गई 6 की घात 4। नीचे आ जाते हैं। सी, सी क्या है? सी है सर 3a। अब एक चीज हम जानते हैं कि अगर अंदर से कोई बाहर आता है, कोई नियतांक बाहर आता है, तो उसकी घात कितनी बाहर आती है? जितना उसका क्रम होता है। तो घात 3, और अंदर है सारणिक ए, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की घात 3, और सारणिक ए कितना है? 6। तो जो हमको चीज चाहिए, क्या चाहिए हमको? एडजॉइंट ऑफ बी बटे सी का सारणिक। ये कितना हो जाएगा? 6 की घात 4 बटे 3 की घात 3 गुणा 6। तो एक 6 से एक 6 कट जाएगा, 6 की घात 3 बटे 3 की घात 3, तो ये हो जाएगा 6 बटे 3 की घात 3, यानी 2 की घात 3, और उत्तर आ जाएगा 8। बोलो, क्या ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा तो तुम नहीं कर दोगे क्या? बोलो यस, ओके, 100% क्लियर, डन डना डन, यस ओके 100% क्लियर। छुट्टी। QOTD। क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेंगे। बहुत सुंदर, 96%। क्या कहा गया है? ए स्क्वायर गुणा ए माइनस 2i और माइनस ए माइनस 2i माइनस 4 गुणा ए माइनस आई इज इक्वल टू 0 अवयव है ना। थोड़ा सा ये तरीके से लिखा दिया मैंने, जहां आई और क्रमशः ये ठीक है, आई जो इकाई अवयव ये है। तो ए की घात 5 अगर
अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा आई है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? कितने लोगों ने कर लिया सवाल? ये वाला कितने लोगों ने कर लिया? इसको मैं अंदर गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर गुणा आई माइनस 4a प्लस 4i इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस ये इज इक्वल टू 0। सिक्सटी 4% लोगों ने कर लिया। ए की घात 5 तक पहुंचना है अपन को, ए की घात 5 तक पहुंचना है ना। 5 इज इक्वल टू कुछ दिखना चाहिए। तो क्या करें अपन, ध्यान से सुनना भैया। ए की घात 3 को इधर रहने देता हूं, बाकी को इधर भेजता हूं। 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i, दोनों तरफ ए स्क्वायर से गुणा कर देता हूं। ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर गुणा 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i। तो ये हो जाएगा ए की घात 5, ये हो जाएगा 2 गुणा ए की घात 4 प्लस 4a क्यूब माइनस 4i गुणा ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। लेकिन यहां तो ए स्क्वायर ए और ये है, तो अब इसका क्या करूं मैं? इसको क्या करें? तो इसको फिर से अपन सिंपल कर देते हैं। ए की घात 5, इसमें से एक ए को अलग कर लो और एक ए क्यूब को अलग कर लो, और प्लस यहां ए क्यूब की जगह क्या लिख दो? 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i माइनस 4a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ए की घात 5 2a और ए क्यूब की जगह फिर से क्या लिख दूं मैं? 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i। यहां अंदर गुणा कर दो, 4 दूना 8a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16a माइनस 4 चौक 16i माइनस 4a स्क्वायर। बस यही करते चले जाना है। इसको अंदर गुणा करोगे, 2 दूनी 4 ए क्यूब प्लस 4 दूनी 8 ए स्क्वायर माइनस 4 गुणा 8 ए गुणा इकाई आ गई प्लस 8 ए स्क्वायर में से 4 ए स्क्वायर गया तो 4 ए स्क्वायर प्लस 16 ए माइनस 16 आई। अब ये जो ए क्यूब बचा है, ए क्यूब का मान फिर से वही लाके रख दो, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i, और ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12a स्क्वायर, ये माइनस 8 है और प्लस का 16a, तो 8 का a बचेगा और माइनस 16i, है ना। a गुणा i यही होता है। अब ये फिर से गुणा कर देना, तो 4 दूनी 8a स्क्वायर प्लस 12 यानी कि 20a स्क्वायर हो जाएगा, और 4 चौक 16a प्लस 8a 24a हो जाएगा, और माइनस 16i माइनस 16i 32i हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का गुणांक आ गया 20, अल्फा आ गया 20, बीटा आ गया आपका 24 और गामा आ जाएगा माइनस का 32। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 44, 44 में से 32 जाएगा तो आ जाएगा 8, आई नहीं 44 में से 32 जाएगा तो 12, जोड़ना था ना तीनों को, 12। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 12। क्या क्लियर है ये बात? आ गई बात समझ में? नहीं बना? सिमिलर रॉन्ग भाई। घर पे इसीलिए दिया जाता है कि ये करोगे तुम, इसको घर पे करोगे। हवा में उड़ता जाए रे मेरा सवाल क्यों टेढ़ी भाई, ऐसे नहीं होता जनाब, ना करें जनाब, ना करें, है ना। मेहनत कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल पहले जेई एडवांस में आया था, उसके बाद से जेई मेंस में इसको कॉपी किया जाने लग गया है ना। तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, सूरज दिख झुक गया है, तेरे आगे रुक गया है। ये डीपीपी नंबर 5 अब करने में हम सक्षम हैं क्या? यस। अप टू डीपीपी 5 QOTD। और अब आ जाते हैं अपन मॉड्यूल। जो पहले ये 3 काम कर ले वो मॉड्यूल पे जाएगा। अच्छा गाना है, पूरा गाना सुनना है ना, ऐसे बहुत सारे गाने हैं मेरे पास। एक गाना और बताएंगे अगली क्लास में। आव्यू, आव्यू का प्रकार, परिवर्त, विषम, सम्मित, सम्मित, सहखंड, जो व्युत्क्रम 1 से लेकर 24 तक। प्रारंभ 1 से 24। ठीक है। एनसीईआरटी भी अब करना शुरू कर सकते हो। और बताओ क्या चल रहा है? बढ़िया। बाकी सब 3 डीपीपी एक साथ, वो अब करते रहना। कल एक क्लास है, फिर संडे छुट्टी है, क्या करोगे संडे को? कुछ काम थोड़ी ना संडे को, हमारे पास फ्री है दिन भर, कुछ काम नहीं, सुबह से शाम। बाहर पड़ रही गर्मी, बाहर भी नहीं जा सकते, तो दिन भर घर पे बैठेंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, ठंडा पानी पियेंगे, डीपीपी करेंगे। और बोलो। बस जाओ यार, बहुत हो गया। मोटिवेशनल सॉन्ग आज हो गई, आज का मोटिवेशन खत्म, अब कल आएंगे, है ना। मोटिवेशन इज वेरी अंडररेटेड कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन तुम्हें धक्का दे सकता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे बढ़ाती है। मोटिवेशन स्पाइक लाता है, वो स्पाइक डाउन भी हो जाता है। कंसिस्टेंसी सीधा लेके जाती है। अभी जो आरसीबी वाला मैच हुआ था, जिसमें एलएसजी के अगेंस्ट वो लास्ट बॉल पे भुवनेश्वर कुमार ने छक्का मार के जिता दिया था, उसमें भुवनेश्वर कुमार का इंटरव्यू सुनना। उसमें उसने कहा है मोटिवेशन इज वेरी ओवर रेटेड थिंग। मोटिवेशन आज आया है, 2-3 महीने तक रह सकता है, फिर चला जाएगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो ज्यादा जरूरी चीज है। डिसिप्लिन तुम्हें उन दिनों में भी चालू रखेगा जब तुम मोटिवेटेड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा काम है। जिस दिन तुम्हारा मूड नहीं होता है, जिस दिन तुम निराश हो जाते हो, जिस दिन डीमोटिवेटेड रहते हो, क्या उस दिन खाना नहीं खाते हो सकता है थोड़ा कम खाते हो। क्या उस दिन सोते नहीं हो सकता है थोड़ा कम सोते हो। करते हो ना चीजें। पढ़ाई भी वैसी ही होनी चाहिए। आज मेरा मन नहीं है, हो सकता है मैं थोड़ा सा कम पढ़ूंगा जरूर। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन रहो, इन चीजों को अपनी आदत बना लो, ताकि हमें अपने मूड पर नहीं डिपेंडेंट रहना पड़े पढ़ने के लिए।